नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2025 में होने वाली एसएससी की परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ चलाई गई है, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो कि मुगल साम्राज्य और दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य से रिलेटेड है, जो कि विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। आइए सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस इनेबल कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर ये सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस ड्यूरिंग द राइन ऑफ डैश। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की। दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थान के मेवाड़ में शासन हुआ करता था सिसोदिया राजवंश का। और जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो आप जानते हैं कि उस समय मेवाड़ का शासक राणा सांगा हुआ करता था, या जिसका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, डेफिनेटली इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। और ये उस समय सिसोदिया राजवंश के ही शासक हुआ करते थे, जो कि मेवाड़ पर अधिकार करके रखे थे। लेकिन जब 1526 में बाबर का आगमन हुआ और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो 1527 में ही आप जानते हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। आगे चलकर राणा सांगा के ही पुत्र हुए मेवाड़ के अगले शासक, जिनका नाम था उदय सिंह। और आप जानते होंगे उदय सिंह के ही शासनकाल में 1567 में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए मुगल अभियान या मुगल मिशन शुरू हुआ। इस समय भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था, लेकिन अकबर के शासनकाल में कभी भी मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1567 में उदय सिंह के विरुद्ध और फिर इन्हीं के उत्तराधिकारी हुए महाराणा प्रताप। और आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में भी मुगलों का संघर्ष मेवाड़ के खिलाफ जारी रहा और 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के ही खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जो कहलाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यानी कि अकबर के शासनकाल में भी मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन कब की? महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी इन्हीं के पुत्र हुए, जिनका नाम था अमर सिंह। और उसी अमर सिंह की बात यहां पर क्वेश्चन में हुई है कि अमर सिंह के द्वारा मुगलों की अधीनता किसके शासनकाल में शुरुआत या किसके शासनकाल में की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, अकबर 1605 ईस्वी में मरा और अकबर के मरने के बाद अकबर का पुत्र सलीम ही जहांगीर के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। और जहांगीर के शासनकाल में ही फाइनली मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और मेवाड़ का वो शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ही वॉज अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ करता था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल आप जानते हैं 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। 1627 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां ने शासन किया। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह रहा। और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जहांगीर। अगला सवाल देखिए। Who succeeded in securing trading concessions for the East India Company for Mughal Emperor जहांगीर? मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है जॉन मिल्डे नहाल। तो आप जानते हैं कि जॉन मिल्डे नहाल वो सबसे पहला ब्रिटिशर माना जाता है जो भारत आया बाय रोड, थल मार्ग से। भारत में थल मार्ग से आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज ही कौन कहलाता है? जॉन मिल्डे नहाल कहलाता है। लेकिन समुद्री मार्ग से सबसे पहले हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज से समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज हुआ कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। इसके बाद ऑप्शन में दिया है कैप्टन बेस्ट, यानी कि कैप्टन थॉमस बेस्ट, जो कि ब्रिटिश नेवी का ही एक कैप्टन हुआ करता था। और चौथे ऑप्शन में दिया गया है सर थॉमस रो। तो ध्यान रखेंगे 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, प्रतिनिधि बनकर किसका?
किंग जेम्स फर्स्ट का उस समय ब्रिटेन का महाराज किंग जेम्स प्रथम हुआ करता था और मुगल बादशाह जहांगीर से कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल ही कौन हुआ? सर थॉमस रो। इसलिए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर थॉमस रो। जहांगीर के दरबार में दो ब्रिटिशर्स आए थे, एक कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो। सर थॉमस रो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, Who among the following wrote the biography of Jahangir known as इकबाल नामाए जहांगीरी? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो कि इकबाल नामाए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है मुतामिद खान। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वैसे तो फारसी भाषा में जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे तुजू के जहांगीरी या जहांगीरनामा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे कंप्लीट करने का काम किसने किया था? मुतामिद खान ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरे ऑप्शन में दिया है इनायत खान। इनायत खान कौन था? इनायत खान वो व्यक्ति था जिसने मुगल बादशाह शाहजहां की जीवनी लिखी थी, शाहजहांनामा। इसके द्वारा लिखी गई शाहजहांनामा। अगला है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो आप जानते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना के ही द्वारा तुर्क भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया या पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ बाबरनामा। बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करता था। और लास्ट में दिया है अबुल फजल। तो आप जानते हैं अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा या आईने अकबरी, जो कि अकबर की जीवनी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मुतामिद खान। अगला सवाल देखें। सराय नूर महल is a centrally protected monument of India. It is situated in which state of India? सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं ये कहां पर है? जलंधर के पास, और जलंधर इज इन पंजाब। ये पंजाब के ही जलंधर नामक स्थान के पास है। नेक्स्ट, मेहरुनिसा मैरिड एम्परर जहांगीर इन डैश। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1605 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह जहांगीर बना। ये पहले से शादीशुदा था ऑब्वियसली। 1585 में इसने मानबाई के साथ विवाह किया था, जिससे उसका बड़ा पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। और 1689 ईस्वी में इसने जगत गोसाई के साथ विवाह किया था, जिससे इसका पुत्र हुआ खुर्रम। लेकिन 1611 ईस्वी में इसने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया, और यही मेहरुनिसा आप जानते हैं इतिहास में प्रसिद्ध हुई नूरजहां के नाम से। मुगलों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध रानी कहलाती है नूरजहां, यानी कि लाइट ऑफ वर्ल्ड। इसे ये उपाधि जहांगीर के ही द्वारा दी गई थी। ये इतिहास में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ये पहले से शादीशुदा थी। इसके पति का नाम अली कुली बेग या शेर अफगान हुआ करता था, लेकिन अली कुली बेग की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा मेहरुनिसा से जहांगीर ने विवाह किया था, और ना सिर्फ विवाह किया था बल्कि उसे नूरजहां की भी उपाधि दी थी। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा आफ्टर द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स। उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसे उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था, तो भाई शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद मुराद बख्श हुआ करते थे। लेकिन जब 1657 में शाहजहां बीमार हुआ तो इसने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित कर दिया। जैसे ही दारा शिकोह को घोषित किया, वैसे ही इसके चारों के चारों बेटों में उत्तराधिकार के 5 युद्ध लड़े गए। और वो उत्तराधिकार के 5 युद्ध कौन कौन से थे? सबसे पहले 1658 में बहादुरपुर का युद्ध, फिर 1658 में धर्मत का युद्ध, फिर 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध। और इसी सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को पराजित करके आगरा के किले पर अधिकार कर लिया। और 1658 में ही
औरंगजेब ने फर्स्ट कोरोनेशन या अपना पहला राज्याभिषेक करवाया और खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया और शाहजहां को अरेस्ट कर लिया? शाहजहां अरेस्ट हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद उत्तराधिकार की अगली लड़ाई 1659 में लड़ी गई, बैटल ऑफ खंजुआ। और उसके बाद 1659 में ही लड़ा गया बैटल ऑफ देवराई, यानी कि देवराई का युद्ध, जिसमें एक बार फिर से औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित करके उसे गिरफ्तार किया, उसे मृत्यु दंड दिलवाया और फाइनली 1659 में अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में करवा लिया। पहला राज्याभिषेक आगरा में, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में। इसका मतलब वो शाहजहां था जिसके चारों बेटे उत्तराधिकार की लड़ाई में लड़े, लेकिन औरंगजेब ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवाकर मुगल सिंहासन प्राप्त किया और 1658 में भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। और ध्यान रखेंगे 1658 से लेकर 1666 तक लगभग 8 ईयर्स तक, लगभग 8 वर्ष तक शाहजहां कैद रहा। 1666 में इसकी मृत्यु हो गई आगरा के किले के शाहबुर्ज नामक स्थान पर और इसे जाकर ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के ही बराबर में दफना दिया गया। अगला सवाल, Who among the following was chosen by शाहजहां as his successor to the मुगल throne? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था? अभी अभी मैंने आपको बताया, दारा शिकोह को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था 1657 में, इसीलिए उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई इसके चारों पुत्रों के बीच में। मुगल साम्राज्य का पहला मुगल बादशाह या पहला पिता जिसके जीवित रहते ही उसके बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन दी बादशाहनामा? बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले बाबर, तो आप जानते हैं बाबर ने अपनी जीवनी लिखी है, दैट इज बाबरनामा। इनायत खान ने शाहजहां की बायोग्राफी लिखी है, यानी कि शाहजहांनामा। और अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी या अकबरनामा। लेकिन ध्यान रखेंगे अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां का ही समकालीन हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे ये पहले एक यात्री हुआ करता था, लेकिन इसे शाहजहां के दरबार में अपॉइंट किया गया और ये शाहजहां का ऑफिशियल हिस्टोरियन या इतिहासकार बना और इसी के द्वारा शाहजहां का इतिहास लिखा गया, जिसे बादशाहनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखें, द मोजोलियम ऑफ द ताजमहल वॉज डिजाइंड बाय डैश? ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो हम सब जानते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी हुआ। और अगर आपसे पूछें चीफ कंस्ट्रक्टर यानी कि प्रधान मिस्त्री, तो इसका प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। दो नाम आपको याद रखने हैं, यहां पर अहमद लाहौरी पूछ लिया गया, हो सकता है आपके एग्जाम में उस्ताद ईसा का नाम पूछ लिया जाए, जो कि ताजमहल का प्रधान मिस्त्री हुआ करता था। अगला सवाल, द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पित्रादुरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज राइन? अलंकरण की कला जिसे पित्रादुरा कहा जाता था किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? ध्यान रखेंगे ये एक पर्शियन आर्ट हुआ करती थी। ये एक ईरानी कला हुआ करती थी जिसे कहा जाता था पित्रादुरा। और आप जानते होंगे संगमरमर के पत्थर को तराशकर उसमें डिजाइन बनाना और उन्हें कलर्ड स्टोन्स से भरने की कला को ही तो क्या कहा जाता था? पित्रादुरा कहा जाता था। ये पित्रादुरा शैली कहलाती थी। और ये जो पित्रादुरा शैली थी ये मुगल बादशाह शाहजहां के ही शासनकाल में क्या हुई? विकसित हुई। और ध्यान रखेंगे वो फर्स्ट मॉन्यूमेंट, वो पहली इमारत जिसमें पित्रादुरा का इस्तेमाल हुआ या इस शैली का इस्तेमाल हुआ, वो था एतमादुद्दौला का मकबरा, टूम्ब ऑफ एतमादुद्दौला।
नूरजहां या मेहरुनिसा के पिता का नाम गियास बेग था, जो इतिहास में एतमाद उदौला के नाम से प्रसिद्ध है। नूरजहां ने ही अपने पिता का मकबरा आगरा में बनवाया था, जो कि एतमाद उदौला का मकबरा कहलाता है। उसी में पित्रा शैली का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद आप जानते हैं सेकंड मॉन्यूमेंट, जो कि विश्व प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल, का निर्माण भी पित्रा शैली के ही इस्तेमाल करके कराया गया है। अगला सवाल, अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड बाय मुगल्स इन डैश। अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया। तो ध्यान रखेंगे इन 1632 बाय मुगल एम्परर शाहजहां। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है, आप जानते हैं निजाम शाही डायनेस्टी, यहां पर निजाम शाही वंश चला करता था। और अगर हम निजाम शाही वंश के बारे में बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि निजाम शाही वंश मलिक अहमद के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अहमदनगर का शासक हुआ करता था। लेकिन 1632 ईस्वी में अपने शासनकाल में शाहजहां ने अहमदनगर को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाय शाहजहां। इनमें से किसे शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? सुल्तान बुलंद इकबाल यानी कि प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र को उपाधि दी थी, जिसका नाम था दारा शिकोह। यहाँ पे शाहजहां के 4 पुत्रों के नाम हैं। सबसे पहले शुजा यानी कि शाह शुजा, दूसरा है मुराद यानी कि मुराद बख्श, तीसरा है दारा शिकोह और चौथा है औरंगजेब। ये उपाधि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को दी थी। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन द ईयर 1675। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी है? तो आप सब जानते हैं 1675 में भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? औरंगजेब। इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा। और ध्यान रखेंगे इसी के द्वारा हत्या करवाई गई गुरु तेग बहादुर की, जो कि सिखों के 9th गुरु थे। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया, तो दिल्ली में लाल किले के सामने उसी स्थान पर जहां पर आज चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, वहीं पर सर कटवा दिया औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का, जो सिखों के 9वें गुरु थे। लेकिन क्या किसी और सिख गुरु को भी मुगलों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? जी बिल्कुल दिया गया था। हम सब जानते हैं सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। जब 1606 ईस्वी में जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ एक रिवोल्ट किया, एक विद्रोह किया, जिसमें मदद की गुरु अर्जुन देव ने, तो इसी बात से नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट, अंडर हुज रूल डिड द मुगल एम्पायर अचीव इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की? दोस्तों आप जानते होंगे जब 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई, जब मुगल बादशाह शाहजहां मरा, उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 19 प्रांत हुआ करते थे, 19 प्रोविंस हुआ करते थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य में सूबा कहा जाता था। यानी कि उस समय मुगलों के 19 सूबे हुआ करते थे। लेकिन भारत का अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब, और औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में 1686 में पहले बीजापुर को और फिर 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और कुल औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में 21 सूबे हो गए, जो कि सबसे ज्यादा थे, जिसमें से एक अफगानिस्तान में हुआ करता था, 14 सूबे उत्तर भारत में हुआ करते थे, और 6 सूबे दक्कन में या दक्षिण भारत में। इसका मतलब राइट आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब के ही समय में मुगलों की टेरिटरी सबसे ज्यादा विस्तृत
सबसे ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। अगला सवाल, विच मुगल रूलर्स intervention in the succession and interval politics of the Rathor Rajputs of Marwad led to their rebellion. मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में किस मुगल शासक के हस्तक्षेप के कारण उनमें विद्रोह हुआ? ये भी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए हैं और केवल मुगल बादशाह का नाम पूछा गया है। आराम से आंसर कर देंगे आप। Under which of the following Mughal emperors were the Marathas a major challenge to the sovereignty of the Mughals? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे? तो आप जानते हैं औरंगजेब के शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी के शासनकाल में मराठा मुगलों की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए, यानी कि राइट आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में आपको याद होगा औरंगजेब के शासनकाल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 2 बार सूरत में लूट की गई थी, जो कि मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। नेक्स्ट, Under whose reign was the maximum number of books in Persian on classical Indian music written? शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? कॉन्सेप्ट समझिए। भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब, जो कि खुद एक वीणा प्लेयर, एक वीणा वादक हुआ करता था, इसने अपने शासनकाल में संगीत पर बैन लगा दिया। इसने संगीत को प्रतिबंधित कर दिया और जब इसने संगीत को प्रतिबंधित किया तो भाई कहीं पर भी संगीत गाना बजाना पूरी तरीके से बैन हो गया। तो अब संगीतकारों ने गाना गा बजाकर नहीं बल्कि लिखकर अपनी भड़ास को निकाला। तो स्वाभाविक सी बात है औरंगजेब ही वो मुगल बादशाह है जिसके समय में सबसे ज्यादा लिटरेचर या साहित्य लिखा गया किसके ऊपर? शास्त्रीय या भारतीय शास्त्रीय संगीत पर। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर हैज अटेम्प्टेड टू वेंडलाइज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? ये तो एक ही आदमी कर सकता है, मुगल बादशाह औरंगजेब। क्योंकि अकबर की बात करें तो अकबर के बाद जहांगीर, दोनों के शासनकाल लगभग क्या हुआ करते थे? सेकुलर हुआ करते थे, धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर और हुमायूं का शासनकाल बेहद कम रहा। ये काम औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल, गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज डैश गुरु ऑफ सिक्स। गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे सिखों के कौन से गुरु थे? हम सब जानते हैं ही वॉज फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। ये सिखों के सबसे पहले गुरु थे। और आप जानते हैं सिखों के कितने हुए हैं? 10 सिख गुरु हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हुए गुरु नानक, दूसरे हुए अंगद देव, तीसरे हुए अमरदास, चौथे हुए रामदास, पांचवे हुए अर्जन देव, छठे हुए हरगोविंद, सातवें हुए गुरु हर राय, आठवें हुए गुरु हरकृष्ण, नौवे हुए अभी बात की थी गुरु तेग बहादुर, और हम सब जानते हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। तो यहां पर गुरु नानक देव के बारे में पूछा है, ये सिखों के सबसे पहले गुरु हुए हैं। कोई से भी पूछ ले आपसे, आप तुरंत आंसर कर देंगे। 10 के नाम आपके पास हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। दोस्तों आप जानते हैं 1608 ईस्वी में डेथ हुई गुरु गोविंद सिंह की, और जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही जो खालसा पंथ स्थापित किया गया था या सिखों की सेना स्थापित की गई थी, तो ध्यान रखेंगे, माफ कीजिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, यानी कि औरंगजेब के मरने के 1 साल के बाद।
और ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद 1708 ईस्वी से लेकर 1716 ईस्वी तक पंजाब में मुगलों के साथ संघर्ष किया किसने? बंदा बहादुर ने। राइट आंसर इज मुगल्स। इन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की भी हत्या करवा दी गई मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिख स्पिरिचुअल गुरुज इज सेड टू हैव असिस्टेड खुसरो द रिबेलियस सन ऑफ जहांगीर? निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? अभी अभी मैंने आपको बताया, ही वॉज गुरु अर्जुन देव, क्योंकि खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ था। इसी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को भी मृत्यु दंड दे दिया था। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? इनमें से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ही वॉज गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी में स्थापना की गई थी खालसा पंथ की। इसीलिए तो हर साल सिखों के द्वारा 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कहां पर हुई? पंजाब के आनंदपुर में। पंजाब का आनंदपुर साहिब वो जगह है। इस शहर की स्थापना तो गुरु तेग बहादुर ने की थी, लेकिन यहां पर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। अगला सवाल, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मराठास इन डेक्कन वॉज डैश? दक्कन में मराठाओं के द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? 25% कितना होता है? 1/4, यानी कि 1/4। भाई साहब, इसे चौथ कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, मराठाओं के ही द्वारा लगान में वसूला गया 1/10 भाग कहलाता था सरदेशमुखी। एक ऑप्शन में दिया है भोग, तो भोग वो कर हुआ करता था, वो टैक्स हुआ करता था जो कि गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य में वसूला जाता था। मुख्य तौर पर ये उपहारों पर, फलों पर, फूलों पर और लकड़ियों पर वसूल किया जाता था, जिसे भोग कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, भाग वो कर हुआ करता था, वो टैक्स हुआ करता था जो मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर में वसूला जाता था, 1/6। इसको भाग कहा जाता था। राइट आंसर इज चौथ। नेक्स्ट, बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल वॉज द सन ऑफ डैश? दोस्तों, आप जानते हैं मराठाओं का दूसरा पेशवा शासक बाजीराव बल्लाल या बाजीराव प्रथम को माना जाता है, जो कि मराठाओं के सबसे पहले पेशवा शासक पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से लेकर 1720 तक मराठाओं के सबसे पहले पेशवा शासक बने। इसके बाद दिया गया है रघुनाथ राव या मंगल रघुनाथ, जो कि बाजीराव प्रथम का पुत्र हुआ करता था। शिवाजी तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और माधव राव भी आगे चलकर क्या हुआ? एक मराठाओं का पेशवा। लेकिन बालाजी विश्वनाथ जो सबसे पहला पेशवा शासक था, उसी का पुत्र हुआ बाजीराव बल्लाल। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ द मराठा डायनेस्टी? इनमें से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक है? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है पोरस। ये तो पंजाब के पौरव वंश का राजा था, जो 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर से हाइडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध लड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज, जी हां, इन्होंने ही तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मानसिंह कछवाहा वंश का रूलर हुआ करता था, आमेर का शासक। और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के चौहान वंश का रूलर हुआ करता था। इसका मतलब सही उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का राया वर द मिनिस्टर्स ऑफ डैश? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे? ऑप्शंस है काम्पिली के, कदम्ब के, पश्चिमी चालुक्य के या पूर्वी गंगा के। याद कीजिए, जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में जब हम तुगलक वंश पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जब मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, तो इसी का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरशास्प। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया और काम्पिली में जाकर शरण ले ली।
तो मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत गया, जाकर काम्पिली के शासक को पराजित किया और काम्पिली के ही दो मंत्री, जो दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले आया मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, दोनों को मुसलमान बना दिया गया और अब ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक की ही सेवा में कार्य करने लगे। लेकिन एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में एक और विद्रोह हुआ। तो अब उस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को ही भेज दिया, क्योंकि दोनों उसके विश्वास पात्र बन चुके थे। जब ये दक्षिण भारत गए तो इनकी भेंट हुई एक हिंदू पुरोहित से जिसका नाम विजयालय था, और विजयालय नामक ही पंडित के प्रभाव में आकर दोनों भाइयों ने फिर से हिंदू धर्म की दीक्षा ले ली। ये दोनों फिर से हिंदू बन गए और इन्हीं दोनों भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर एक वंश की स्थापना की, जो कि संगम वंश कहलाया, और एक साम्राज्य स्थापित किया दक्षिण भारत के हम्पी नामक स्थान पर, जिसे हम विजयनगर एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक होने से पहले काम्पिली के ही क्या हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। अब देखो, कहानी याद है ना, अगर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पता है, कहानी पता है, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। रटेंगे तो आप जानते हैं, रटंत विद्या फलंत नहीं, अटक गई गाड़ी तो खिंचंत नहीं, फिर क्या करेंगे। इसलिए क्वेश्चंस करने के साथ साथ जरूरी है आपके पास थ्योरी नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। और वो आप तभी सीखेंगे जब एक बार आपने अच्छे से एक बैच को कंप्लीट करा होगा। एक बार तो करना जरूरी है। अगला सवाल, Who among the following Portuguese travelers visited the Vijayanagar Empire during the reign of Krishna Dev निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने देवराय या कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? एडवर्डी बारबोसा, है ना, दो आए थे, एडवर्डी बारबोसा और डोमिंगो पायस। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। सबसे ही पहले ऑप्शन में दिया है डोमिंगो पायस, कर दीजिए आंसर। निकोलो कोंटी भी नहीं, लुडोविको डी बर्थेमा भी नहीं, और अथानिसियस निकितिन भी नहीं। दो आए थे पोर्चुगीज ट्रैवलर विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के शासनकाल में, जो कि तुलुव वंश का राजा हुआ करता था, एडवर्डी बारबोसा और डोमिंगो पायस। ऑप्शन में कुछ भी मिल जाएगा, यहां पर दे दिया है डोमिंगो पायस। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए, आप तो डोमिंगो पायस रट कर जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं। अब मुझे ये तो पता ही है कि डोमिंगो पायस आया था, लेकिन इसके साथ एक और भी तो आया था, एडवर्डी बारबोसा। हो सकता है आपके क्वेश्चन में वो पूछ लिया जाए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? सबसे पहला संगम वंश, संगम वंश के बाद आया सालुव वंश, सालुव वंश के बाद आया तुलुव वंश, और फिर आया आरवीडू डायनेस्टी, आरवीडू वंश। लीजिए भाई, आरवीडू वंश सबसे आखिरी वंश था विजयनगर साम्राज्य का, जिसकी स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ विजयनगर टुक द टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम? विजयनगर ने निम्नलिखित में से, या विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? पहले में है वीर नरसिंह, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय या सदाशिव राय। ही वॉज कृष्ण देवराय, जो कि तुलुव वंश का दूसरा शासक हुआ करता था, और इसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा भी माना जाता है, सबसे महान शासक भी माना जाता है कृष्ण देवराय को। नेक्स्ट, The Vijayanagar Empire included people from different culture regions. Which of the following regions was not a part of it? विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक या क्षेत्रों के लोग शामिल थे, इनमें से कौन सा क्षेत्र इनका भाग नहीं था? ऑप्शंस हैं तमिल, कर्नाटक, तेलुगु। ये तो तीनों के तीनों ही भाग थे विजयनगर साम्राज्य के, लेकिन मराठा साम्राज्य इनसे अलग था, क्योंकि मराठा साम्राज्य तो 17th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ है। तब तक तो विजयनगर साम्राज्य की कहानी खत्म हो चुकी थी। अगला सवाल, व्हाट वाज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? माइनिंग, खनन, केजीएफ,
रॉकी भाई। अगला है इंडस्ट्रियल ड्यूटी, औद्योगिक शुल्क, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व, या इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क। तो ध्यान रखेंगे लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत वहां से प्राप्त हुआ लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व ही हुआ करता था। अगला सवाल देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमनी। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? ऑप्शंस हैं देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय या बुक्का प्रथम। तो ध्यान रखेंगे देवराया फर्स्ट या देवराय प्रथम के ही द्वारा बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह बहमनी से अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, क्योंकि बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह बहमनी ने एक युद्ध में पराजित किया था देवराय प्रथम को। दोनों के बीच में संधि हुई, और संधि होने का मतलब क्या है कि भाई साहब शादी होनी तय है। तो इसी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? फिरोज शाह बहमनी से। नेक्स्ट, द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वर दी फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत हुआ करते थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत में तेलंगाना के वारंगल में कभी काकातीय डायनेस्टी, काकातीय वंश चला करता था, उसी के सामंत हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक या इनिशियल रूलर्स। ऑप्शन में दिया है होयसल। होयसल राज्य को तो इन्होंने जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। पांड्य भी नहीं और चोल भी नहीं। राइट आंसर इज काकातीय। वही काकातीय वंश जिसका प्रसिद्ध शासक प्रताप रुद्रदेव हुआ करता था, जिस पर आक्रमण करके उससे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था मलिक काफूर ने। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति इनमें से किस राजवंश से संबंधित है? बहमनी, चोल, पांड्या या विजयनगर। ए लीजिए विजयनगर साम्राज्य। वर्तमान में कर्नाटक में एक हम्पी नामक जगह है, वही हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, और यहीं से हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक या कर्नाटक संगीत की शुरुआत हुई थी, जो कि हमारे क्लासिकल म्यूजिक का एक भाग होता है। क्लासिकल म्यूजिक में उत्तर भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, और दक्षिण भारतीय संगीत को कर्नाटक संगीत की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल, विजयनगर एम्परर कृष्णदेवराय फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलपुरम आफ्टर हिज डेथ। माफ कीजिए, आफ्टर हिज डैश। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे अपनी माता के नाम पर। इसने अपनी माता के नाम पर ही नगलापुरम या नगलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी। हालांकि इसने अपनी पत्नी के नाम पर भी एक शहर बसाया था, जिसे हासपेट के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, इसी के द्वारा एक और सिटी भी बसाई गई थी अपनी पत्नी के नाम पर, जो कहलाती थी हासपेट। लेकिन यहां पर माता के नाम पर पूछा है नगलपुरम। नेक्स्ट, द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स वर नोन एज डैश इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे ये कुदिराई चेट्टिस कहलाते थे, बेसिकली घोड़ा व्यापारी। बेसिकली घोड़ा व्यापारी ही क्या कहलाते थे? विजयनगर साम्राज्य में इन्हें कुदिराई चेट्टिस कहा जाता था। ये कुदिराई चेट्टिस के नाम से प्रसिद्ध थे। पहले ऑप्शन में दिया है राजवरुस। राजवरुस वो हुआ करते थे जो शाही साम्राज्य से संबंधित लोग हुआ करते थे। शाही साम्राज्य से संबंधित लोगों को कहा जाता था राजवरुस। नरपति मनुष्य का देवता,
कहलाता था। और एक है गजपति, यानी कि हाथियों का स्वामी। गजपति कहते थे हाथियों के स्वामी को। नेक्स्ट, अगला है द पत्तनुलकर माइग्रेटेड फ्रॉम द गुजरात रीजन टू द विजयनगर स्टेट, देवर डैश। पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन हुआ करते थे? क्या ये सुनार हुआ करते थे? क्या ये कपास व्यापारी हुआ करते थे? क्या ये रेशम बुनकर हुआ करते थे? या ये हीरा निर्माता हुआ करते थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सिल्क वीवर्स हुआ करते थे, ये रेशम बुनकर हुआ करते थे, जो कि गुजरात रीजन से विजयनगर स्टेट या विजयनगर राज्य में स्थानांतरित हुए थे। अगला, द अमारा नायकास वर इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक डैश हुआ करते थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस है खेतीहर, मजबूर मजदूर यानी कि फोर्स्ड लेबर्स, वित्त अधिकारी, साधारण खेतीहर, या ये मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, ये सैन्य कमांडर हुआ करते थे जिन्हें अमारा नायक कहा जाता था। अगला सवाल, While historians use the term Vijayanagar Empire and contemporaries of this empire described it as the dash. यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे डैश के रूप में भी वर्णित किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य कहां पर स्थापित था? कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे, इसे कर्नाटक साम्राज्युम भी कहा या साम्राज्यमु भी कहा जाता था। आंध्र साम्राज्य नहीं, स्थलपति साम्राज्य नहीं, गजपति नहीं, इसे कर्नाटक साम्राज्य मु भी कहा जाता था। अगला सवाल, रायचूर दोआब, द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा वॉज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग्स ऑफ विजयनगर एंड। तो हम सब जानते हैं विजयनगर के ही कंटेम्परेरी कौन हुआ करते थे? बहमनी साम्राज्य। अलाउद्दीन हसन गंगूई या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा या हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, विच बैटल लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो आप जानते हैं इसे कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कब हुआ था? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के मुस्लिम संघ या मुस्लिम सल्तनत संघ के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरीके से हार हुई और बहुत तेजी से उसका पतन हो गया। नेक्स्ट, प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच एम्पायर। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका संबंध भी दक्षिण भारत के विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य से है। अगला, द अनंतराज सागर टैंक वॉज बिल्ट बाय द डैश रूलर्स। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा ही करवाया गया। मालदेवी नदी पर लगभग 1.37 किलोमीटर लंबे बांध का उपयोग करके अनंतराज सागर जल भंडारण टैंक का निर्माण किया गया था। मालदेवी नदी भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से होकर गुजरती है और ये जाकर पेन्नार नदी में गिर जाती है। इसी पर बनाया गया था ये जलाशय, ये टैंक, जिसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे मुगल साम्राज्य, सिखों, मराठाओं और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एसएससी की परीक्षाओं में या विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखेंगे। अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे भारत के इतिहास में हुई या भारत के इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण संधियों और युद्धों के बारे में।
अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन एनेबल कर दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।